नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। आज बात करेंगे न्यूज एंकर्स को लेके, क्योंकि इंडिया अलायंस की तरफ से कल मेन स्ट्रीम मीडिया से, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया से 14 ऐसे एंकर्स की लिस्ट जारी की गई जिनको वो बाइकआउट करने वाले हैं, जिनके शोज में वो नहीं जाने वाले हैं, उनके प्रवक्ता उन शोज में नहीं जाएंगे। जिन इंडिया अलायंस की जो पार्टी है उनके प्रवक्ता सुकेश सर मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए आशुकेश, हम लोग अभी तक जनता को बताते थे तो एक टर्म मुझे याद आता है, कॉम्प्रोमाइज्ड ब्यूरोक्रेसी जी, और उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम लोग बताया करते थे कि ये टर्म कब आया, ब्यूरोक्रेसी कैसे कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, कैसे हिज मास्टर्स वॉइस बन जाती है, जो उसका काम नहीं है, जो उसका मैंडेट नहीं है। दुखद पहलू है कि अब लोग कॉम्प्रोमाइज्ड मीडिया की बात कर रहे हैं, और ये नॉट फॉर नथिंग नहीं है। इसके पीछे कुछ वजह है कि हम इस पास तक पहुंच गए कि अब जनता हमको जज करने लगी है। इसके पहले कि आपके जवाब पे आऊं कि मैं इसको कैसे देखता हूं, इसमें कैजुअलिटी क्या है जी? जर्नलिज्म है, पत्रकारिता है। यह माध्यम सूचनाओं का माध्यम है, सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम है। जो चीजें आपके आसपास घट रही हैं उसको बताना है। सरकारें कुछ गलत कर रही हैं, उसको रेड फ्लैग करने का माध्यम है कि हमने रेड फ्लैग किया, सरकारें चेत जाएं। पिछले कुछ समय में जर्नलिज्म का पूरा स्वरूप बदल गया है। ये ओपिनियन मेकिंग का काम ज्यादा करने लगा है, और जो बात हकीकत है उसको जनता के सामने स्वीकार करना चाहिए। ये सीरियस फ्लॉ है। खबर जो है उसको कलेक्ट करना, न्यूज गैदरिंग, ये कॉस्टली अफेयर है। डिबेट कर लेना किसी मुद्दे पे वो आसान काम है। लोग उसको इजी जर्नलिज्म कहते हैं, कुछ लोग लेजी जर्नलिज्म भी कहते हैं। हमारी तारीख में आज उन लोगों की एक वर्ग समाज में ऐसा है जो उन लोगों की पूछ ज्यादा कर रहा है, उनकी इज्जत, उनकी रिस्पेक्ट, उनको एहतराम करता है, इसलिए कि वो उनसे जाकर आम जनता से, उसको हम लोग टेलीविजन की भाषा में वॉक्स पॉप कहते हैं, कि आपकी बात सुन ले और उसको किसी माध्यम से ब्रॉडकास्ट कर दे। क्या जर्नलिज्म यही था? जर्नलिज्म था कि हम कुछ छिपी हुई चीज निकाल कर लाएंगे, हम गवर्नमेंट्स को एक्सपोज करेंगे, उनकी पॉलिसी को क्वेश्चन करेंगे, जनता के पक्ष में उस पॉलिसी को क्वेश्चन करके उसको बदलने के लिए मजबूर करेंगे। अगर कुछ घपला घोटाला, सरकारें काम करने के लिए आती है, अगर वो 50% सक्सेसफुल हैं और 50% अनसक्सेसफुल है, तो हमारा काम 50% अनसक्सेसफुल कामों को बताना था। हमने ओपिनियन मेकिंग का काम शुरू किया। जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें पैसे भी कम लगते हैं जी। आजकल तो और भी कम है, कहीं आपको कोई वैन भेजने की जरूरत नहीं है, आप स्काइप के थ्रू, ये कोरोना ने एक और मौका दे दिया, जूम के थ्रू, स्काइप के थ्रू, अलग अलग मीडियम के थ्रू आप जुड़ जाते हैं, पैसे आपको कम लगते हैं, और किसी इशू पे आप मानस बनाना शुरू करते हैं आम जनता का, और एक पक्ष, समाज का एक वर्ग इससे बहुत उद्वेलित है। उसका असर धीरे धीरे आपने विपक्ष में देखा, और फाइनली हम इस पास तक पहुंच गए कि ये पहली दफा होगा जब 14 मेन स्ट्रीम एंकर्स जो हैं टेलीविजन के, उनके शो में वो नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि हम इसको बाइकॉट नहीं कहिए, हमारी फ्रीडम है, हमने कुछ मना नहीं किया आपको, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये एक तरीके का बाइकॉट ही है जी। और कहा यह गया है कि समाज में विद्वेष फैलाने का काम करते हैं ये, तो हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है वैसे,
अगर कोई एंकर, न्यूज प्रेजेंटर, कोई जर्नलिस्ट कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे समाज में विद्वेष फैल रहा है, बिकरिंग हो रही है, टूटने लगी है हमारी सोसाइटी, या उस डिबेट से, उस डिस्कोर्स से उस पर असर पड़ रहा है, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसको उस तरीके से डील किया जाना चाहिए। इसके लिए शायद बाइकआउट करने की जरूरत नहीं पड़नी थी, लेकिन यहां तक जब 28 दल के लोग तय करके ये फैसला करते हैं तो उनकी एक रीजनिंग होगी। अब बात यहीं तक सीमित नहीं है, मैं दर्शकों को आगे बताऊं कि जो दूसरी कोशिश है, और मैंने 1-1.5 महीने पहले एक ट्वीट किया था कि ये कुछ ऐसा होने वाला है कि ये बाइकआउट करेंगे अपनी बात प्रूव करने के लिए। आगे जो इनका प्रयास है या कॉन्टेम्पलेशन है वो ये है कि रेवेन्यू, भाई हमारा चैनल जिस माध्यम से आप हमें देख रहे हैं, यूट्यूब या फेसबुक, जो भी चीज का संचालन इस मीडिया हाउस से होता है, उसमें पैसे लगते हैं। वो पैसे हम प्राइवेट एंटिटी से भी हमको आते हैं, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। सरकारें भी मदद करती हैं, उनका एक डिपार्टमेंट होता है कि उन्होंने जो काम किया है वो चाहते हैं जनता तक पहुंचे, तो हम माध्यम हैं। और ये एक व्यवस्था है कि वो हमें पे करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट्स गवर्नमेंट का अलग अलग बजट होता है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश का बहुत बजट है। दिल्ली बहुत पैसे खर्च करती है एडवर्टीजमेंट पे, पंजाब बहुत पैसे खर्च करती है, राजस्थान को चुनाव में जाना है, मध्य प्रदेश को चुनाव में जाना है, ये बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट पे। अब अगला मूव जो होने वाला है वो आपको फाइनेंशियली तोड़ने के लिए है कि जहां भी इनकी सरकारें हैं, इंडिया ब्लॉक की, अब देश में बहुत जगह इनकी सरकारें हैं जी। आप बंगाल से शुरू करो और जब आगे बढ़ना शुरू करोगे आप, तो आप बंगाल ले लो, झारखंड ले लो, बिहार ले लो, छत्तीसगढ़, पंजाब ले लो, कर्नाटका ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, तमिलनाडु ले लीजिए, उसमें कई बड़े स्टेट्स हैं, हिमाचल ले लीजिए, कई बड़े स्टेट्स हैं, 1 दर्जन से ज्यादा स्टेट्स है जहां विपक्ष रूल कर रहा है। तो अब ये कोशिश और कॉन्टेम्पलेशन, सोच इस बात को लेकर है कि ऐसे लोग जिनको बैन किया गया है वो जिस चैनल में हो, हम उन चैनल्स को एडवर्टीजमेंट भी नहीं देंगे। तो ये जो पूरी कोशिश है, ये पूरा प्रयास जो है, वो मीडिया को दोनों तरफ से अपने अपने कब्जे में करने की कोशिश है। ये बहुत विकट समय है और जिस समय में हम चल रहे हैं, सरकारें अब आएंगी जाएंगी, लेकिन हम अपनी क्रेडिबिलिटी, हम अपनी विश्वसनीयता धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, खो चुके हैं लगभग। अब आम जनता भी जो हमसे अपेक्षा करती थी कि ये खबरें हमको बताएगा, वो हमको शक की निगाह से देखता है। उन्होंने एक लाइन खींच दी है कि आप किस तरफ के हैं, आप राइटिस्ट हैं क्या, आप सरकार के पक्ष में हैं क्या। तो उनकी एक अलग टोली बन गई है, व्यूअरशिप है। एक सरकार कुछ अच्छा भी करे तो उसको क्रिटिसाइज करने एक टोली खड़ी है। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, जस्ट हैं, तो आप बीच में हैं, आपकी पूछ बहुत ज्यादा नहीं है। ये सबसे ज्यादा, इसलिए मैंने कहा कि कैजुअलिटी इस पूरे मामले में है तो जर्नलिज्म है। और ये आम जनता को समझना पड़ेगा कि आप खबरों से चूक रहे हैं,
आपके पास धीरे धीरे ऐसी निजाम बदल भी जाए तब भी मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश होगी। जिन जिन स्टेट से आपको रेवेन्यू मिलता है, आप पे दबाव होता है, यह बात स्वीकार करने में दर्शकों के सामने कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। यह दबाव पहले भी हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जब जब सरकारों को यह लगने लगे कि हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारा रेवेन्यू, वो अपना रेवेन्यू समझते हैं, यह आम जनता का रेवेन्यू, सरकार के पास जो पीआरडी डिपार्टमेंट के लिए फंड आता है वो जनता का पैसा है जी। लेकिन लगता ऐसे है जैसे सरकारों ने यह पैसा दिया है तो सरकार अपने खिलाफ सुनना नहीं चाहेंगी, क्योंकि आपको वो पे बैक चाहती है। तो इसलिए ये जो हमारा जो ये मॉडल है, और ये जो मॉडल डेवलप हो गया ऐसा, उसके पीछे रेवेन्यू, मीडिया का जो रेवेन्यू मॉडल है वो दोषी है। हमारे देश में लोग सुनना तो चाहते हैं खबरें, बहुत एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो सुनना चाहता है कि नहीं, खबर की तरफ दिखाइए आप, तो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उससे सवाल पूछिए, आपका काम है पूछना, और ये ताकत से, मजबूती से पूछिए। लेकिन इसके लिए वो पैसे नहीं खर्च करना चाहते। आप यूरोपियन कंट्रीज चले जाइए, अलग अलग बाकी मुल्कों में घूम लीजिए, वहां खबरों के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। यहां लोग खबर देखना चाहते हैं लेकिन पैसे खर्च करना नहीं चाहते। तो ऐसे में हमारी डिपेंडेंस सरकारों पे बढ़ी है, और इसीलिए एक जमाने में इमरजेंसी के दौरान कहा गया था कि जब हमको झुकने के लिए कहा गया तो हम क्रॉल करने लगे। यह दौर भी इस देश ने देखा है इमरजेंसी के दौरान। अब विपक्ष कहता है कि यह घोषित इमरजेंसी है, और यह बात सही है कि कुछ लोगों ने ऐसी स्थिति बनाई है कि वो गवर्नमेंट ऑफ द डे से सवाल नहीं पूछते। यह दुखद स्थिति है, लेकिन मैं इसका लार्जर एस्पेक्ट देखता हूं कि अगर ऐसा ही चलता रहा, पहले कुछ एंकर्स को आपने बैन किया, फिर आप ऑर्गेनाइजेशन पे आएंगे, फिर आप उसके रेवेन्यू मॉडल को हिट करना चाहेंगे, तो आप दरअसल जो पत्रकारिता का मेरुदंड है, जो ऐसे ही बहुत झुक गया है, उसको तोड़ना चाहते हैं। और ये इन द लॉन्ग रन अगर देखा जाए तो पत्रकारिता के लिए बहुत गलत है, शुभ संकेत नहीं है। सर, हमने मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की, आजकल इंडिपेंडेंट मीडिया भी बहुत सारे उभर रहे हैं, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, एप्लीकेशंस आ रहे हैं जो खुद बोल रहे हैं कि आप हमें पे कीजिए, हम आपको सर्व करेंगे, सिर्फ खबरें दिखाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये जो अभी आपने रेवेन्यू मॉडल जो डिस्क्राइब किया मेन स्ट्रीम मीडिया को, वो कहीं ना कहीं जो न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं या फिर लोग उन्हें देख भी रहे हैं, ऐसा नहीं उनकी व्यूअरशिप ने, हम यूट्यूब चैनल्स देखते हैं उनकी व्यूअरशिप भी है, तो लगता है कि आपको वो इस मॉडल को तोड़ने वाले हैं, अगला उभरता हुआ मीडिया वही होने वाला है? देखिए, मैं ऑब्जेक्टिविटी पे जाता हूं, मतलब दुर्भाग्य यह है कि हमें बटा हुआ नहीं होना चाहिए था जी। हम ऑल्टरनेट मीडिया की तो बात करते हैं, लेकिन ऑल्टरनेट मीडिया जो हमारे सामने आ रहा है वो भी एक बायस, एक सर्टेन बायस के साथ आ रहा है, इस नाम पे कि गवर्नमेंट ऑफ द डे से सवाल पूछा जाना चाहिए। हां, पूछा जाना चाहिए, लेकिन एक बायस के साथ, एक प्री कंसीव्ड नोशन के साथ, कुछ व्यूज बटोरने की चाहत के साथ जब आप आते हैं तो आप एक बैगेज के साथ आते हैं, और वो बैगेज आपको इंडिपेंडेंट नहीं रहने देता। तकलीफ इस बात की है कि जब आप बैगेज के साथ आएंगे तो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। जब आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो आप चिल्लाते रहें कि हम इंडिपेंडेंट हैं, आपको आम जनता, वो सब आज की डेट में जर्नलिस्ट है, आप देखिए हमारी स्थिति, पहले हमको जो इज्जत मिलती थी बाहर, आज वो नहीं मिलती, क्योंकि उसने भी आपको खांचे में बांट लिया है कि ये कहां खड़ा है। तो आप जब जस्ट बात भी करते हैं तो उन्हें लगता है नहीं, एक वर्ग चाहेगा कि उसे तो सरकार को घेरना ही चाहिए, बेमतलब का भी घेरना चाहिए। एक वर्ग ऐसा है जिसको समझ में आएगा कि नहीं, ये तो घेरते ही है।
जो वरिसम है वो ये है कि ये यहां खत्म नहीं होने वाला, ये और आगे जाएगा, इसको मैं और आगे जाते हुए देख रहा हूं। ये बाइकॉट उसकी तरफ इशारा है, शुरुआत रेवेन्यू को मॉडल को हिट करना उसकी तरफ एक इशारा है। और हमारे यहां जो मैकेनिज्म है, मैं भी उनके कई बोर्ड्स में हूं, वो सेल्फ असेसमेंट का, हम खुद को कंट्रोल करें, लेकिन क्या वो इंट्रोस्पेक्शन है हमारे अंदर, उस लेवल का है क्या, हमको भी अपने अंदर सोचने की जरूरत है। नहीं तो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना काम कर दिया है, पॉलिटिकल पार्टीज ने हमको डिवाइड कर दिया है, हमको जर्नलिज्म के साथ नहीं रहने दिया, हमको व्यू के साथ जोड़ दिया, एक सर्टेन व्यू पॉइंट के साथ हमें अटैच कर दिया है जी। जो किसी जर्नलिस्ट का होना नहीं चाहिए, उसको खबर के साथ अटैच होना चाहिए। लेकिन हम खबरों से दूर जा रहे हैं। वॉक्स पॉप की ही आज की तारीख में खबरें हैं। आपने कोई अर्थ शेकिंग खबर किसी जर्नलिस्ट की शायद ही देखी हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करूं। कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ खबर खोज कर लाती है और बीजेपी कांग्रेस पार्टी के पास्ट में से कुछ ढूंढ कर लाती है और वो हमें परोस देती है। तो जर्नलिज्म कैजुअलिटी है। तो इस पूरे घटनाक्रम को मैं इस तरीके से देखता हूं कि इसने जर्नलिज्म को एट स्टेक डाला है, हमारी क्रेडिबिलिटी को एट स्टेक कर दिया है। जो पहले से बहुत इरोडेड थी वो उसमें फर्दर इरोजन होगा, और अगर ये फर्दर इरोडेड हुआ तो हम कहां जाएंगे, चिंता इस बात की करनी चाहिए और सबसे ज्यादा दर्शकों को करनी चाहिए, क्योंकि संवाद का ये माध्यम जो है, खबर का जो ये माध्यम है, वो आपके लिए है, वो आपकी डेमोक्रेसी को मजबूत करता है, वो हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। जहां खबरें नहीं होंगी, इंफॉर्मेशन नहीं होगा, तो एक कमजोर, एक 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 अनपढ़ समाज बनता है जी। एक जानकारी से बहुत दूर बैठा हुआ समाज जो है वो एक बड़े मजबूत अच्छे लोकतंत्र को पैदा नहीं कर सकता या सस्टेन नहीं कर सकता। सर एक आखिरी सवाल होगा मेरा, वो आपने कल जब हम इलेक्शन कमीशन पे भी डिस्कशन कर रहे थे तो आपने बोला था कि इलेक्शन कमीशन हर किसी से जुड़ा है, हर घर में जुड़ा है। वैसे ही जर्नलिज्म भी हर किसी से जुड़ा है, हर घर में जुड़ा है, और आपने बताया भी कि कैसे लोग ही उसको ठीक कर सकते हैं, आप व्यूवर्स हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कौन ठीक है कौन खराब है। लेकिन सर रेवेन्यू मॉडल पे तो हमने बात कर ली, कई बार ये भी देखने को मिलता है कि दबाव इस चीज़ का भी होता है कि आपके पास सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ईडी है, सीबीआई है, उनका भी इस्तेमाल जर्नलिज्म पे इस तरीके से किया गया और उसका भी उतना ही बड़ा हाथ है जितना रेवेन्यू मॉडल का हाथ है इसको गिराने में, हमारे पत्रकारिता को गिराने में, उसे चोट पहुंचाने में। देखिए ये कोई नई बात नहीं है। जब भी आप सरकारों के खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि आपका मूल काम यही है जी, आप वॉचडॉग की तरह देखे जाते हैं, आप फोर्थ पिलर कहा जाता है आपको डेमोक्रेसी का, तो वैसे में जो मजबूत सरकार आती है, जो बहुत अथॉरिटेटिव होती है। इमरजेंसी कब लगी थी? इंदिरा गांधी के पास मजबूत सरकार थी, वो एक डिसाइसिव महिला थी। नरेंद्र मोदी जी के पास भी मजबूत सरकार है, वो एक डिसाइसिव लीडर के तौर पे देखे जाते हैं। इंदिरा गांधी के पास भी एक बड़ा समर्थक वर्ग था, नरेंद्र मोदी जी के पास भी एक बड़ा समर्थक वर्ग है, और वो ब्लाइंड फॉलोअर है। वो हमारी बात को कम शायद माने, वो उनकी बात ज्यादा सुनता है। वो इसलिए है क्योंकि हम अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर रहे हैं। और आपने जो एजेंसीज की बात की, तो ऐसी सरकारें आपको डराने की कोशिश करेंगे, करती रही हैं। इमरजेंसी उसका एक प्रतीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ द डे है, उसमें बहुत सारे लोग इमरजेंसी के दौरान जेल में थे। बहुत सारे जिन्होंने आज इस बाइकॉट की घोषणा की है, वो सब पैदा हुए एंटी इमरजेंसी काल में,
एंटी मतलब इमरजेंसी का विरोध करते जी। हुए मीसा के दौरान जेल में रहे लोग, उन्होंने यह फैसला किया है। इसीलिए हमको सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या हम सही जगह पे हैं, सही रास्ते पे हैं। हमारे खिलाफ एजेंसीज लगाई जाएंगी, सरकारें करेंगी, मजबूत सरकारें ये करेंगी, लेकिन क्या हम झुकने को तैयार हैं? हम अगर झुकने को तैयार हैं तो हमें इस फील्ड में रहने की जरूरत नहीं, हमें कुछ और दुकान ढूंढनी चाहिए। ये दुकान नहीं है, लेकिन उसके लिए व्यूअर का सपोर्ट होना बहुत जरूरी जी। व्यूअर्स अगर सपोर्ट करेंगे तब ये प्रोफेशन और मजबूत होगा, क्योंकि ये सूचना तंत्र का प्रोफेशन है, ये आपके लिए जरूरी है। ये एक अच्छे लोकतंत्र को, एक सबल लोकतंत्र को और मजबूत करता है। जानकारी का अभाव एक कमजोर समाज को का निर्माण करता है, बनाता है। यह हमारे लिए खतरनाक है, हम जल्दी समझे तो अच्छा है। मतलब बेसिकली कोई भी इस एंकर्स के बायकॉट को कैसे भी देखे, लेकिन यहाँ पे सवाल तो बस यही उठ रहा है कि यहाँ पे जर्नलिज्म को नुकसान हो रहा है। बीते दिनों में, बीते सालों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और सर ने बताया कि हो सकता है कि आगे और ज़्यादा नुकसान होते हुए देखें। आपके हाथ में है, आप क्या तय करते हैं। आप ही तंत्र को मजबूत बनाते हैं, आप ही पत्रकारिता को मजबूत बनाइएगा। न्यूज़ 24 के आज की चर्चा में बस इतना ही। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे के पूरे मामले को लेकर कमेंट में ज़रूर बताएं।